नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोविड-19 के स्प्रेड में डिफरेंस क्या है। दूसरे नंबर पर हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे बेसिक्स के साथ। तीसरे नंबर पर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पर हम कोविड-19 के डायग्नोस्टिक किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में कोविड-19 के स्प्रेड से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर वर्ल्ड के विभिन्न एक्सपर्ट्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी इंडिया और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यानी यूएसए का कंपैरिजन करते हैं अलग अलग मायनों में। अभी भी कंपैरिजन किया जा रहा है किस प्रकार से इंडिया में कोविड-19 का स्प्रेड हुआ है और दूसरी तरफ किस प्रकार से वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यानी यूएसए में कोविड-19 का स्प्रेड देखने को मिला है। देखो, हमारे देश में कोविड-19 का पहला केस सामने आया था 30 जनवरी को, जबकि यूएसए में कोविड-19 का पहला केस सामने आया था 21 जनवरी को। और 3 महीने बाद क्या सिचुएशन है, देखो 20 अप्रैल तक की सिचुएशन के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें, 20 अप्रैल तक इंडिया में 17,000 के आसपास कोविड-19 के केसेस सामने आ चुके हैं और यूएसए में केसेस की संख्या है 7 लाख से ज़्यादा। 20 अप्रैल तक यूएसए में 34,000 लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से और इंडिया में 540 के आसपास। जबकि देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 18% है, जबकि यूएसए की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 4% है। ना सिर्फ इंडिया, आप दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन देशों में भी इंडिया की तरह ही सिमिलर रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। मतलब कोविड-19 इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। नेपाल में पहला पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड सामने आया था जनवरी में, जबकि बाकी जो ये देश हैं यहाँ पर कोविड-19 के केसेस बाद में सामने आए फरवरी के एंड में और मार्च के पहले हफ्ते में। साउथ एशिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 23.4% है, लेकिन कोविड-19 के केसेस में जितने टोटल अभी वर्ल्ड में सामने आए हैं, साउथ एशिया ने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ 1.25%। और वर्ल्ड में टोटल जितनी डेथ्स हुई हैं कोविड-19 की वजह से, साउथ एशियन कंट्रीज़ में कोविड-19 की वजह से डेथ्स हुई हैं सिर्फ 0.5%। इसलिए वर्ल्ड के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो काफ़ी गरीब है, इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, पुअर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्लम्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आखिर क्या हुआ कि यहाँ पर कोविड-19 इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। और विभिन्न एक्सपर्ट्स की ये हैरानी देखो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। पिछली बार जब 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था तो वर्ल्ड में टोटल डेथ्स हुई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 5 करोड़, और 5 करोड़ में से 2 करोड़ डेथ तो अकेला इंडिया में हुई थी। तो इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि जल्द ही जब ये इंडिया में फैलेगा तो लाखों लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे कोविड-19 से, बट ऐसा नहीं हुआ। वैसे देखो, कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में इनफ टेस्ट कंडक्ट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट होंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, वैसे वैसे कोविड-19 के केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट होने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आ सकता है और केसेस की संख्या यूएसए की तरह बढ़ सकती है। ये बातें देखो बिल्कुल सच भी हैं, लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश कर्व को फ्लैटन कर पाने में सफल हो पाए हैं। धीरे धीरे अब कर्व ऐसे आ सकती है इन देशों में, यानी केसेस की संख्या कम होती जा सकती है। और कुछ देश ऐसे हैं फॉर एग्जांपल नेपाल, वहाँ पर तो टोटल केसेस ही डबल डिजिट में हैं, यानी 100 से ज़्यादा नहीं हैं।
कुछ देश ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल भूटान, सिंगल डिजिट में कोविड-19 के केसेस अभी तक सामने आए हैं। रीजंस क्या हैं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि साउथ एशियन कंट्रीज में स्प्रेड ज़्यादा नहीं देखने को मिला? देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो तो यही है, लॉकडाउन की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी साउथ एशियन कंट्रीज़ में। ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज़ ने मार्च के लास्ट हफ्ते में या फिर उससे पहले लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया। इंडिया में जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, ये देखो पूरे वर्ल्ड में टफेस्ट लॉकडाउन में से एक है। आप देख लीजिए इंडिया के हालात, इंडिया की ज्योग्राफी देख लीजिए, इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए, तो आप कह सकते हो कि इंडिया का जो लॉकडाउन है वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स में से एक है, जिसका फ़ायदा हमें मिला है। कैसे? क्योंकि देखो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर नहीं जा सके, इस वजह से कोविड-19 का स्प्रेड ज्योग्राफिकली नहीं हो सका। फ्लाइट्स हमने 22 मार्च से सस्पेंड कर दी, तो इंपोर्टेड केस भी हमारे देश में आगे बढ़े नहीं, और चैन जो थी कोविड-19 के ट्रांसमिशन की वो टूट गई। बट अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है। खैर, हम रीजन्स की बात कर रहे थे, तो पहला रीज़न यही है, लॉकडाउन की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही साउथ एशियन कंट्रीज़ में। ना सिर्फ इंडिया ने, बल्कि हमारे जो आसपास के देश हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, इन्होंने भी लॉकडाउन मार्च के आखिरी हफ्ते में इम्प्लीमेंट कर दिया था। दूसरा रीज़न है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए बॉडी में, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में बचपन में BCG वैक्सीन दी जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है शायद इसी वैक्सीन की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज़ में लोगों की जो इम्यूनिटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा है, जबकि इटली, स्पेन, USA इन देशों में BCG का टीका नहीं लगाया गया था लोगों को बचपन में, इसीलिए ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इवन 2 नेबरिंग कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाता है इबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल में BCG का टीका लगाया जाता है लोगों को और स्पेन में नहीं लगाया जाता है। स्पेन में केसेस देख लीजिए कितने ज़्यादा हैं, 1,96,000, और पुर्तगाल में 20,200। डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं स्पेन में, और पुर्तगाल में 700 डेथ्स हुई हैं। तो इनिशियल स्टडी के आधार पर कई सारे देश ऐसे हैं जो अपने हेल्थ वर्कर्स को BCG वैक्सीन दे रहे हैं ताकि उनमें ज़्यादा इम्यूनिटी हो कोविड-19 के अगेंस्ट। इसके अलावा देखो कुछ दूसरे रीजन्स भी बताए जाते हैं जिसकी वजह से साउथ एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ कोविड-19। जैसे यहाँ का जो क्लाइमेट है रिलेटिवली हॉट है, जो कि वायरस के स्प्रेड को रोकता है। पॉपुलेशन भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की रिलेटिवली यंगर है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसके बेस पे कहा जाता है स्प्रेड ज़्यादा नहीं हुआ। बट लास्ट में आर्टिकल में बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है। देखो, लॉकडाउन तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया समेत दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, बट पिछले 25 सालों में हमने गरीबी जो ख़त्म की है वो फिर से रीसरफेस कर सकती है इस लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि इंडिया में 90% जनता तो देखो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशल सेफ्टी नेट होता है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, बेनिफिट मिलेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। इस प्रकार का सोशल सेफ्टी नेट इंडिया में नहीं है। ज़्यादातर जनता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया समेत आस पड़ोस के देशों में, और इनइक्वालिटी यानी असमानताएं जो हैं इनकम की वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है हर्ष V पंत और प्रेमेशा साहा के द्वारा। पहले थोड़ा सा हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप में आपके सामने साउथ चाइना सी दिख रहा है। डिस्प्यूट क्या है समझना बिल्कुल आसान है। देखो, UN लॉज ऑफ सी ये कहते हैं किसी भी देश के EEZ में, मान लीजिए इंडिया है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का EEZ होगा यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो इस 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में
इंडिया के पास सोवरिन राइट्स मौजूद होंगे। समझ गए, ये इंडिया का कोस्ट है, तो आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का EEZ होगा। यहाँ पे इंडिया अपने हिसाब से रिसोर्सिस को एक्सप्लोर कर सकता है, चाहे मैरीन रिसोर्सिस हों या फिर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हो या फिर इवन ट्रेडिंग राइट्स हो, सब पे हक होगा इंडिया का। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो पानी होगा, अगर वो किसी देश के EEZ में नहीं आता है तो वो होगा इंटरनेशनल वाटर। उस पर सभी देशों का हक है, किसी एक देश का हक नहीं है इंटरनेशनल वाटर पर। तो ये साउथ चाइना सी जो है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे देशों का EEZ क्लैश करता है। मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो क्लैश करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, चाइना तो EEZ को मानता ही नहीं है। चाइना कहता है भाड़ में जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो 9 डैश लाइन है ना, इसके अंदर अंदर ये सारा जो एरिया है इस पर हमारा हक है। ऐसा क्यों? चाइना हिस्ट्री का हवाला देता है। चाइना बोलता है ऐतिहासिक रूप से देखें तो चाइना की ही सोवरेनिटी रही है इस पूरे साउथ चाइना सी पर। तो इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी एरिया आता है उस पर हमारे सोवरेन राइट्स हैं, यानी चाइना के सोवरेन राइट्स हैं। चाइना नहीं मानता UN लॉज ऑफ सी को। अब देखो, चाइना का अगर हम क्लेम माने तो इस 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स हैं, जैसे पार्सल आइलैंड्स, स्कैरबोरो आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड्स, सब पर चाइना का हक हो जाता है। लेकिन बाकी ये दो देश हैं साउथ चाइना सी के, ये नहीं मानते चाइना के क्लेम को। अभी सभी आइलैंड्स पर चाइना का कंट्रोल नहीं है। कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर वियतनाम का कंट्रोल है, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो फिलीपींस के पास हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई डिस्प्यूट सामने आता रहता है। खास करके इस प्रकार की खबरें आती हैं, चाइना ने अपनी एग्रेसिवनेस शो की, चाइना ने एक्सपेंशनिज्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए वियतनाम की बोट को डुबो दिया, या फिर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भेज दिया किसी डिस्प्यूटेड आइलैंड पर। इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। USA का देखो वैसे डायरेक्टली इस डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि आपको पता है USA तो सुपर पावर है, इसलिए USA नहीं चाहता चाइना अपने आप को एक्सपेंड करे। चाइना दूसरे साउथ चाइना सी के कंट्रीज़ को दबा के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पर कब्जा करे, और USA अपने एलाई कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए USA का भी दखल रहता है इस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में। USA क्या करता है? USA बोलता है आप मानो या ना मानो, हम तो UN लॉज ऑफ सी को मानेंगे, और जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर हम अपने एयरक्राफ्ट को भेजेंगे, क्योंकि हमारी फ्रीडम है, वहाँ पे हम नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगती। चाइना तो आपको पता है ये बोलता है 9 डैश लाइन सी के अंदर जो भी आइलैंड्स हैं उन पर हमारा हक है। तो इसलिए डिस्प्यूट की खबरें लगातार आती रहती हैं। एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि साउथ चाइना सी जो है, यहाँ पर देखो ऑयल और गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। इसके अलावा मछलियाँ भी यहाँ पे बहुत मिलती हैं इस सी में। तीसरा, यहाँ पर जो सी लेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल के शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। तो इसीलिए विभिन्न देशों का इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी और यहाँ के आइलैंड्स में। इस डिस्प्यूट से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, चाइना क्या कर रहा है, पिछले कुछ सालों से यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना बनाता है और वहाँ पर अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। क्यों? आप याद कीजिए 1962 वार से पहले चाइना ने अक्साई चीन में क्या किया था। चाइना ने पहले वहाँ पे रोड इस्टेब्लिश की थी, और बाद में जब डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बातचीत होने लगी तो चाइना ने ये भी क्लेम कर दिया, देखो ये तो हमारी टेरिटरी है, हमारा रोड है यहाँ पर। बाद में वार हो गया था इंडिया और चाइना के बीच। उसी प्रकार से चाइना यहाँ पर आर्टिफिशियल यानी मैन मेड आइलैंड्स बना रहा है और वहाँ पे अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आसपास के पानी पर नज़र रखी जा सकती है। अगर चाइना का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आसपास के पानी को कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरा बाद में ये भी क्लेम किया जा सकता है, देखो ये तो आइलैंड्स काफ़ी समय से हमारे पास ही हैं, यहाँ पर हमारे मिलिट्री बेसिस भी हैं, इसलिए
इनको अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चाइना अपने क्लेम को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है मैन मेड आइलैंड इस्टेब्लिश करके। इसे कैबेज स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। खैर, बात करते हैं आज के आर्टिकल की। वैसे देखो, कोविड-19 की महामारी चल रही है, लेकिन चाइना अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। चाइना का जो एग्रेसिव रवैया है साउथ चाइना सी में, वो अभी भी बरकरार है। हाल ही में क्या हुआ, पार्सल आइलैंड्स के पास चाइना की नेवी ने वियतनाम के फिशरमैन की बोट को डुबो दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद वियतनाम ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की। वियतनाम ने कहा, चाइना की नेवी का पार्सल आइलैंड्स के पास आना ये वियतनाम की सोवरेनिटी का उल्लंघन है। उन्होंने हमारे मछुआरों की बोट को डुबोया, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, मछुआरों की जो लाइफ है वो भी संकट में आ गई। ये गलत है। वियतनाम ने स्टेटमेंट में ये भी कहा, देखो, एक कोड ऑफ कंडक्ट जल्द ही साइन हो सकती है साउथ एशियन कंट्रीज और चाइना के बीच। कोड ऑफ कंडक्ट में ये डिसाइड होगा कि साउथ चाइना सी में वेरियस कंट्रीज को किस प्रकार से बिहेव करना है। जैसे देखो, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होती है, उसी प्रकार से विभिन्न देशों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगी कि उनको कैसे बिहेव करना है इस साउथ चाइना सी में, ताकि बार बार डिस्प्यूट सामने ना आए। तो वियतनाम ने कहा, आपके जो ये एक्शन है ये तो आने वाली कोड ऑफ कंडक्ट को भी खतरे में डालता है। मतलब आप जो बातें बोलते हो कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में, उनको झुठलाता है। इसके अलावा वियतनाम की सरकार ने चाइनीज़ एम्बेसी, वहाँ पे जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको समन किया, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया कि आप स्ट्रोंगली इन्वेस्टिगेट कीजिए इस घटना को, और जो भी आपके नेवी के लोग हैं उनको पनिश कीजिए जिन्होंने हमारे मछुआरों की बोट को डुबोया और जो पार्सल आइलैंड्स के पास आए। ये तो देखो सिर्फ एक घटना है, पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की और भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं। जैसे साउथ चाइना सी में ये नेटूना आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के पास कंट्रोल है इन आइलैंड्स का। यहाँ पर चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स आए जो इंडोनेशिया की सोवरेनिटी का उल्लंघन है। और ये जो रीफ आपको दिख रहे हैं, जमोरा रीफ और कैटिंजन रीफ, यहाँ पर कैटिंजन रीफ में चाइना के मिलिट्री प्लेन ने लैंड किया, और इन दोनों रीफ्स पर, जमोरा रीफ पर और कैटिंजन रीफ पर, चाइना अपना रिसर्च स्टेशन ओपन कर रहा है। अभी इन रीफ्स का जो कंट्रोल है वो फिलीपींस के पास है। तो ये सारे एक्शंस बताते हैं कोविड-19 की महामारी के बावजूद चाइना अपनी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी से पीछे नहीं हट रहा है, और चाइना की मिलिट्री जो रूटीन ऑपरेशंस चलाती है एक्सपेंशनिज्म के लिए, वो अभी भी चला रही है। वियतनाम की बोट डुबाने वाली जो घटना थी, इसके बाद यूएसए की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट जारी की। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि चाइना की जो आर्मी है वो देखो इंटरनेशनल एफर्ट्स को सपोर्ट करे फिलहाल इस कोविड-19 की महामारी से निपटने में, और अपने एक्शन से ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज़ हैं, इनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। फिलहाल की सिचुएशन में इनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ना करे चाइना की आर्मी। अब क्वेश्चन ये उठता है, चाइना की इमेज देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोगों का आरोप है कि कोविड-19 की महामारी जो है चाइना की गलती की वजह से फैली। तो फिर चाइना ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है जिससे चाइना की इमेज और ज़्यादा ख़राब हो? इसके देखो दो रीजंस बताए जाते हैं। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हुई है कोविड-19 की महामारी के बाद। तो इन एक्शन से जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, वो अपनी जनता के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से मजबूत करना चाहती है। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, यूएसए तो देखो अभी इस महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है, तो चाइना को लगता है ये मौका है, यूएसए अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में बिजी है, हम फ़ायदा उठा लेते हैं इसका और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो यूएसए बीच में नहीं आएगा। बट यूएसए की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी कर दी है वियतनाम की बोट डुबाने की घटना के बाद। अगर पर्टिकुलरली वियतनाम की हम बात करें, अभी देखो आसियान की जो चेयरमैनशिप है वो वियतनाम के पास है, और जिस कोड ऑफ कंडक्ट की हमने बात की, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करने के लिए जो डिस्कशंस होंगी
उन डिस्कशंस को चेयर किया जाएगा वियतनाम के द्वारा। तो वियतनाम पूरी कोशिश करेगा ऐसी कोड ऑफ कंडक्ट बने कि चाइना फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दें। बट देखो प्रॉब्लम ये है, ये सपोर्ट करता है कि बाकी जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, इंडिया, इन लोगों का भी से हो साउथ चाइना सी में, ये भी चाइना की एग्रेसिवनेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। इवन आसियान कंट्रीज़ में से वियतनाम एक ऐसा देश है जो चाइना की एग्रेसिवनेस का हमेशा विरोध करता है। बट कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कंबोडिया, लाओस, इवन फिलीपींस का भी कुछ नहीं पता, म्यांमार, ये देश प्रो चाइना हैं, ये चाइना का साथ देते हैं। इंडोनेशिया भी कंसर्न्ड है क्योंकि जैसा हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, नेटुना सी में चाइना की फिशिंग वेसल आई तो उसके बाद इंडोनेशिया ने भी चाइना की इस एग्रेसिवनेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। खैर लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि चाइना को फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चाइना सुपर पावर भी बनना चाहता है तो इस प्रकार की घटनाओं को अगर अंजाम देगा तो ऐसे सुपर पावर चाइना नहीं बनने वाला है। चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ख़त्म हो जाएगी और चाइना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा विभिन्न देशों को और भी ज़्यादा खतरा महसूस होने लगेगा चाइना से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साउथ चाइना सी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले काफ़ी दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई कि हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस या फिर पैरामेडिक्स जब अपना काम कर रहे थे तो लोगों ने उन पर अटैक किया। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद था क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में महामारी पर कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं, पीपीई नहीं है, प्रॉपर मास्क नहीं है और अपनी जान पर खेल के हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं। और फिर भी अगर हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक होता है, उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई, जैसे चेन्नई में डॉक्टर साइमन जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गए थे, पेशेंट का इलाज करते वक्त उनकी डेथ हो गई लेकिन उनको दफनाने नहीं दिया गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं भी सामने आई कि डॉक्टर जब अपना काम ख़त्म करके घर जाते हैं तो सोसाइटी के लोग उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनको एंटर नहीं करने दिया जाता सोसाइटी में। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए अब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस रिलीज़ किया है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में अमेंडमेंट की है। अब डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स पर अगर अटैक होता है तो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है अटैकर्स पर। और देखो ये कोग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगी। तो प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में। इससे समाज में डेटरेंस क्रिएट होगा। दूसरा देखो एक इम्पोर्टेंट बात आर्टिकल में ये कही जाती है, कम जागरूकता के कारण हमारे समाज में एक स्टिग्मा अटैच हो गया है कोविड-19 के साथ। जैसे ही पता लगता है कि इस घर में किसी पेशेंट को कोविड-19 है तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है उस परिवार की। तो इस स्टिग्मा के अटैच होने की वजह से लोग अब सामने नहीं आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि हाँ हमें ये कोविड-19 हो गया है। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शुरुआत में इस प्रकार का स्टिग्मा HIV के साथ भी अटैच था। पेशेंट तभी सामने आते हैं जब बिल्कुल सांस लिया ही नहीं जा रहा है, तब वो जाके बताते हैं कि हाँ हमें ये इन्फेक्शन हुआ है लेकिन हमने आपको बताया नहीं। तब तक काफ़ी बार देर हो चुकी होती है। तो स्टिग्मा को हटाना ज़रूरी है। अगर इसी प्रकार से स्टिग्मा अटैच रहेगा, उन लोगों से नफ़रत अगर की जाएगी जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर तो देखो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। फिर और भी ज़्यादा हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस महामारी पर काबू पाने में। जो लोग बीमार होते हैं उनको केयर की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ना कि हरासमेंट की। हरासमेंट आप करोगे तो इससे सोसाइटी का ही नुकसान है, सबका नुकसान है, ये ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है।
नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, ये पता लगाने के लिए इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई ढंग का टेस्ट नहीं है अच्छा सा। अभी वैसे जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है RT-PCR, पूरा नाम है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेस्ट से वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये देखो रिलायबल टेस्ट है वैसे, लेकिन एक तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने में पैसा ज़्यादा लगता है, दूसरा रिजल्ट जल्दी नहीं आता। तो कुछ देशों ने कोशिश की कि रैपिड टेस्ट कंडक्ट किया जाए मास स्केल पे पता लगाने के लिए कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रैपिड टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वायरस की एंट्री के जवाब में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुए हैं बॉडी में या फिर नहीं हुए हैं। इस टेस्ट का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, 10 से लेकर 30 मिनट के अंदर में, और ये टेस्ट सस्ता भी है। तो इसीलिए हमने चाइना से इस प्रकार की 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स ऑर्डर की थी, जो हमारे देश में आ भी गई। बट प्रॉब्लम ये आई कि ऑलमोस्ट 30% केसेस, 30% पॉजिटिव केसेस को तो मिस किया जा रहा था इन रैपिड किट्स के द्वारा। तो सोच के देखिए कितना गंभीर इशू है। केस पॉजिटिव है फिर भी इन रैपिड किट्स के द्वारा डिटेक्ट किया ही नहीं जा रहा। राजस्थान में इवन जो लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस थे उनको भी डिटेक्ट नहीं किया गया इन रैपिड टेस्ट किट्स ने। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने यह आरोप लगाया कि चाइना से हमने नकली किट्स इंपोर्ट कर ली हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि बेशक देखो ऐसा हो सकता है कि चाइना से हमने जो किट्स इंपोर्ट की हैं वो नकली हैं, लेकिन वैसे भी ये जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये नहीं हैं। अगर हम सही रैपिड टेस्ट किट्स इंपोर्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहने वाला है। देखो, बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाना है तो उससे पहले बड़े स्केल पे टेस्टिंग करना ज़रूरी है, जबकि कोई अच्छा सा टेस्टिंग मेथड हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ICMR ने तो स्टेट को बोल दिया कि आप एक बार ये रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं इनका इस्तेमाल मत कीजिए, और कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल पे चाइना से इन टेस्ट किट्स को इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे रखा है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो वो कन्फ्यूजन में है क्या रैपिड टेस्ट किट्स को मंगवाएं या फिर ना मंगवाएं। तो इसका सोल्यूशन एक यही है, इंडिया को चाइना, USA, इटली, स्पेन, यहाँ पर जो टेस्टिंग किट के रेगुलेटर्स हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए कि वहाँ पे कौन से मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो बात ये है, कुछ टेस्ट किट्स डेवलप तो हुई हैं, मतलब टेस्टिंग के कुछ मेथड्स डेवलप तो हुए हैं, लेकिन अभी वो इवेल्युएशन के स्टेज में हैं। तो USA में उनका इस्तेमाल इमरजेंसी बेसिस पे हो रहा है। अगर हम USA के रेगुलेटर्स के संपर्क में रहते हैं तो USA में जो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं टेस्टिंग के संदर्भ में, वो मेथड हम इंडिया में भी अपना सकते हैं, अपनाने ही होंगे। क्योंकि देखो, लॉकडाउन हटाने से पहले बड़े स्केल पे टेस्टिंग करना जरूरी है। जब तक बड़े स्केल पे टेस्टिंग नहीं होगी, पता नहीं लगेगा कि लोगों में इम्यूनिटी है या फिर नहीं है, पता नहीं लगेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हम लॉकडाउन को ओपन कर दें। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से कुछ ऐसे मेथड को अवेल करने की आवश्यकता है जिससे बड़े स्केल पे पता लगाया जा सके ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के डायग्नोस्टिक टेस्ट से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज डिस्कस किए डिटेल से। सबसे पहले कंपैरिजन किया साउथ चाइना याद आ रहा है क्योंकि आर्टिकल डिस्कस किया था ना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया साउथ एशिया के कंट्रीज़ में कैसे स्प्रेड हुआ कोविड-19 का, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे स्प्रेड हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हमने साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमने डॉक्टर्स को और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है उससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। सबसे लास्ट में हमने कोविड-19 के टेस्ट
से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।